नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज हम बात करेंगे आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन कुमार झा से पश्चिम चंपारण की लोकसभा सीट के बारे में कि इस बार इस सीट पर कैसा माहौल है, कौन जीतेगा और क्या है यहाँ के जातीय समीकरण, मुद्दे क्या है। और ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है, क्योंकि इस बार तो जैसा कि पता है कि बीजेपी ने इस बार चौथी बार संजय जायसवाल पर अपना दांव खेला है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो महागठबंधन है उन्होंने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला है और मदन मोहन तिवारी को उतारा है मैदान में। तो इसको लेकर ये सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बन गई है। तो इसी पर बात करेंगे कि पश्चिम चंपारण है, उसके मुद्दे क्या है और इस सीट का इतिहास कैसा है और किसके उम्मीदवार को यहाँ पे एज मिल रहा है। पहले नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। सर, जैसे कि पश्चिम चंपारण की सीट 3 बार से बीजेपी के पास है, मतलब लगातार जो लोकसभा चुनाव है, इस बार संजय जायसवाल पर फिर से बीजेपी ने भरोसा किया है और उनकी काट में इन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए मदन मोहन तिवारी को उतारा है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, महागठबंधन ने जो दाव खेली है, इनका ये दाव बहुत पहले ही फेल हो चुका है, क्योंकि इन्होंने अंतिम समय में कैंडिडेट दिया है। महागठबंधन के पास लड़ने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं था, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। अगर इनको पहले ही से ब्राह्मण कार्ड खेलना था तो बहुत पहले से ब्राह्मण चेहरा को फील्ड में उतारते, जिसे सभी लोग आधे से अधिक लोग इनको जानता नहीं है। और रही बात इनको चुनाव जीतने की, तो ये उस लायक नहीं है। आपने देखा 20 में इन्होंने ही बेतिया सदर से विधानसभा लड़ा था, अंतिम पोजीशन में ही इन्होंने किस तरह से बेबसीपूर्ण लाचारी से इन्होंने चुनाव हारा था। तो महागठबंधन का जो दाव है वो यहाँ खंडित हो चुका है। एक बार पुनः संजय जायसवाल जी जीत की चौके लगाएंगे। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जैसे कि एक बार संजय जायसवाल के जो पिता थे, ये मदन मोहन जायसवाल, उनका जो रथ जो रोका था वो भी मतलब जीत का चौका लगाने वाले थे संसदीय जीत के, और उस उनको जो रोका था वो राजद के जो उम्मीदवार थे रघुनाथ झा ने रोका था। तो इन महागठबंधन ने ऐसा सोचा होगा कि चलिए इस बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलते हैं और इनको भी, इनके बेटे को भी जीत का चौका लगाने से रोकते हैं। आपने ठीक ही कहा, लेकिन तब की परिस्थितियां अलग। आप जो नाम रखे हैं श्रद्धेय पंडित रघुनाथ झा जी की, वो हमारे राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। अच्छा। तब की परिस्थितियां कुछ और थी और वे एक बिहार के धाकड़ दिग्गज नेता थे, आम आवाम के दिलों में वास करने वाले थे। पर इस बार जो स्थिति है वो नहीं है, न ये उनके कद के नेता है, न उनके जैसे है। इसलिए महागठबंधन का सारा दाव फेल हो गया है। और रही बात संजय जायसवाल जी का, तो उन्होंने जितना काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार बेतिया में ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है, गैस बॉटलिंग टर्मिनल का निर्माण हुआ, उसके बाद में डीजल पेट्रोल टर्मिनल, इंडियन ऑयल का निर्माण, बहुत सारा काम हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो जनता विश्वास पर, विकास पर विश्वास करती है, जुमलेबाजी पर नहीं, इन लोगों की झूठे फेरब में नहीं। एक भी गारंटी इन लोगों की जनता कहीं लाइक नहीं करती है। जितना भी चुनाव अब तक देश में हुआ है, सभी पर जनता ने मोदी जी की गारंटी पर अपना भरोसा जताया है, मुहर लगाया। फिर इस बार बेतिया की भी जनता मुहर लगाएगी मोदी जी के नाम। लेकिन मदन मोहन तिवारी जो है महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है, वो कह रहे हैं कि संजय जायसवाल को जो ये सीट मिली है वो अनुकंपा पर मिल गई है और वो जो है कि बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, लेकिन वो खुद परिवारवाद के एक प्रतीक बनकर रह गए हैं। मदन जायसवाल जी तब चुनाव लड़े थे जब इस चंपारण में जनसंघ की कोई झंडा लेकर चलने वाला नहीं था। तो जब एक टीचर का बेटा अनुकंपा में टीचर बन सकता है, एक मुखिया का बेटा अनुकंपा में मुखिया बन सकता है, तो फिर एक राजनेता का बेटा अनुकंपा पर राजनेता क्यों नहीं बन सकता है? तो वो तो कह रहे हैं इस बार हरा देंगे। हाथ देंगे कह रहे हैं, अभी ख्याली पुलाव खा रहे हैं। क्या करेंगे? उनके चुनाव प्रचार से दिखाई दे रहा है उनकी चुनाव प्रचार किस परिस्थिति से चल रही है, किस स्थिति से गुजर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। अभी अभी उनको अंतिम समय में नामांकन से एक रोज पहले उनको टिकट मिला, और वो अभी कितने गांव घूमेंगे, बहुत लोग इन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और पूरे महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर लोग अपनी भरोसा जताए। एक बात और भी वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, जब वैश्य समाज को टिकट मिला, जो संजय जायसवाल जिस जाति से आते हैं, तो किसी भी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया, लेकिन जब मुझे टिकट मिल गया मतलब महागठबंधन की तरफ से, तो उनके आंखों में चुभने लगा। क्या जो ब्राह्मण है वो सिर्फ बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा? ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं।
आज भी कोई वैश्य समाज के कोई भी लोग कहीं विरोध नहीं कर रहा है। आप बताइए कहीं वैश्य समाज के लोग बोला हो कि हाँ हम ब्राह्मणों को वोट नहीं वो करेंगे या तो हर ब्राह्मणों को वोट नहीं हर करेंगे। चैनल पर जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनका मतलब मेन टैगलाइन यही हो रहा है कि ब्राह्मण को मतलब ये टिकट मिल गया, इस वजह से उनके आंखों में चुभ रहा है ये चीज। वही इसका मार्केटिंग वो कर रहे हैं मदन मोहन जी। दरअसल में ऐसा है नहीं। अगर ब्राह्मण समाज या स्वर्ण समाज वैश्य को वोट नहीं देती तो अन्य सीट पर कैसे दे रही है। आप देख रहे हैं कि सीतामढ़ी सीट पर वहाँ वैश्य सांसद थे, उनका टिकट काट करके आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट दिया गया। वहाँ वैश्य समाज दे रही है ना ब्राह्मणों को वोट। तो जब वहाँ दे रही है तो फिर यहाँ वैश्य समाज किधर जाएगी। जब वहाँ एनडीए को देगी यहाँ इंडिया गठबंधन को देगी। बहुत खबरें ऐसी भी आई थी कि संजय जायसवाल को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको टिकट मिल गया। और इसको लेकर काफी खबरें भी थी कि जो ब्राह्मण समाज है वो काफी बीजेपी से खफा चल रहा है कि मतलब 3 बार से वैश्य समाज को टिकट मिला, इस बार जो उम्मीदवार है वो बदलने चाहिए। तो इसको लेकर बताइए। नहीं, बीजेपी तो पहले ही ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है। आपको सतीश चंद्र मिश्रा जी को देश के उच्च सदन में राज्यसभा में भेजा। जो पश्चिम चंपारण की सीट है वहां से मतलब जो कैंडिडेट है वो मतलब संजय जायसवाल ही रह गए। इस बार था कि मतलब दूसरे किसी कैंडिडेट को मिलेगा, इनका टिकट कटने की भी बातें चल रही थी। हम वही आपको बोल रहे हैं कि सतीश चंद्र दुबे जो वाल्मीकि नगर के सांसद थे उनको देश के उच्च सदन में भेजा। भाजपा देखी कि बिहार में 40 लोकसभा सीट ही सीमित है और यहाँ कोई दूसरा सीट हो नहीं रहा है। तो ब्राह्मण समाज का विशेष ख्याल करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में संजय, हाँ क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र दुबे जी को टिकट दिया। राज्य सरकार के कैबिनेट में जुझारू क्रांतिकारी राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा। ब्राह्मणों को सम्मान हर जगह भाजपा दे ही रही है। आप देख रहे हैं कि हम लोग को एनडीए में पशुपति पारस जी ने हम लोग को सम्मान दिया, राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा है मिथिलेश तिवारी जी को गोपालगंज से ले जाकर के वहाँ अश्विनी बाबा वृद्ध हो गए थे तो उनके बक्सर उनके जगह पर लड़ा रहा है। ऐसी रहती तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए नेतृत्व ब्राह्मणों का टिकट काट देती, लेकिन नहीं काट रही। आप सीतामढ़ी देखे हैं वैश्य का टिकट काट करके वहाँ ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। तो सम्मान तो सब जगह दिया जा रहा है। बड़े भाई आदरणीय संजय झा जी को राज्य कैबिनेट से उठाकर देश के उच्च सदन का सदस्य बनाया गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्हें आप क्या कहेंगे। ये भी कहा जा रहा है जैसे कि जो इनको टिकट मिला है संजय जायसवाल को, तो चौथी बार तो इनको टिकट मिल रहा है, बीजेपी इन पर भरोसा जता रही है। लेकिन अभी जो एक प्रकरण हुआ है, मनीष कश्यप जो फेमस यूट्यूबर पत्रकार रहे, जेल में भी गए, उसके कारण काफी चर्चाओं में रहे। वो निर्दलीय मैदान में उतरने वाले थे और कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि ये इनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपने में मिला लिया गया। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब ये नुकसान पहुंचाते संजय जायसवाल को? नहीं, ऐसा मनीष कश्यप कोई फैक्टर नहीं था। वो तो मनीष कश्यप के कुछ लोग हैं आगे पीछे घूमने वाले, चापलूसी करने वाले, वो ऐसी बात कर रहे हैं। मनीष कश्यप दरअसल में चंपारण की राजनीति के लिए और बिहार की राजनीति के लिए कोई फैक्टर नहीं थे। वो तो बीजेपी समुद्र जैसी पार्टी है, समुद्र में तो किसी का स्वागत है, कोई रैली भी में तो आ बहुत सकता भीड़ है, हो रही थी। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हम्म। तो बीजेपी ना किसी को बुलाती है ना किसी को भगाती है। आपको भी मन होगा आप भी जा सकते हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत होगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ये एकदम मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं। लोग कह रहे थे इनकी रैली में काफी भीड़ हो रही थी, ये पूरा जहां जहां कैंपेनिंग कर रहे थे काफी भीड़ हो रही थी, लोग इनको दूध से जलाभिषेक कर रहे थे, इस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई। हाँ, ऐसे लोग उनके रैली में थे जो न उनका मतदाता था और न उनके बारे में समझ पा रहे थे। वो एंड्रॉयड फोन चलाने वाले जितने भी हैं वही लोग उनके सपोर्टर थे। एंड्रॉयड फोन का शट डाउन, उनका सारा सपोर्टर डाउन। आज आप देख लीजिए जिस राजू भिखारी को उन्होंने भजाया, कल राजू का देहांत हो गया, हम्म। निधन हो गया। आज उस पर कोई श्रद्धांजलि व्यक्त करने वाला नहीं है राजू के पार्थिव शरीर पर। ऐसे ऐसे लोग भी अपने आप को नेता कहते हैं कि हमारे रैली में बहुत भीड़ होती है। आज कहाँ गया वो भीड़। वही राजू रोड शो किया था इनके लिए, चंदा दिया हम्म। था, सब कुछ किया था। आज राजू के नाम पर एक वीडियो जारी करने वाला कोई नहीं था। मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए तो क्या फायदा होगा इस सीट पर, उनके जो भी समर्थक है, प्रशंसक है, ये बताइए। आपको एक ही बात पहले ही मैं कह चुका हूँ कि वो कोई फैक्टर नहीं थे। इनके मिलने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, न बीजेपी को फायदा आया न राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को कोई घाटा है। सिर्फ मनीष कश्यप को फायदा हुआ बीजेपी में जाने से? बस मनीष कश्यप को फायदा हुआ, अच्छे दिन उसके आए, दूसरे किसी का नहीं। अच्छा ये बताइए, चलिए थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। ये जो सीट है पश्चिम चंपारण की, वो एक समय कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी,
यहाँ से शुरू से 1952 से जो भी चुनाव हुए लगातार 5 बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये सीट जो है बीजेपी के लिए बीजेपी का अभेद किला बन गई। कितनी प्रयास हुई, कितने कैंडिडेट बदले गए, लेकिन तब भी मतलब यहाँ पे बीजेपी का ही कब्जा रहा। इसको लेकर क्या कहते हैं कि कहाँ चूक हो गई? देखिए, कांग्रेस का किला उस समय में था जब कांग्रेस धर्म धरातल पर। पर काम करती थी, लोगों के दिलों में वास करते थे, लोगों की समस्याओं से कांग्रेस को वास्ता था। पर अब की जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के न किसी कार्यकर्ता को लोगों की समस्या से वास्ता है, न कांग्रेस धरातल पर काम करना चाहती है। अगर कांग्रेस को मदन मोहन तिवारी को ही उतारना था, तो कांग्रेस नेतृत्व को पहले से इशारा करके भेज देना चाहिए था कि आप जाइए, आप संजय जायसवाल के खिलाफ में कैंपेन चलाइए। एक कैंपेन होता, जनता के बीच में एक मैसेज जाती। बेतिया सदर के पूर्व विधायक थे ये, हम्म। पर इस तरह से कांग्रेस नेतृत्व करती नहीं। अभी तक तो चुनाव के 10 रोज पहले तक, नामांकन के 10 रोज पहले तक इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता इतने संशय में थे, उन्हें पता नहीं था कि बेतिया सीट कांग्रेस को आएगा, कि राजद को जाएगा, कि वीआईपी को जाएगा, या पेटी को जाएगा, या ब्रीफकेस को जाएगा। ये किसी को पता ही नहीं था। ये तो अंतिम समय में इस तरह की डिसीजन इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लिया। तो इनका क्या हश्र होगा, 4 जून को पता चल ही जाएगा आप सभी को। आप कह रहे हैं ये संजय जायसवाल जीतेंगे इस बार, तो जनता उनको 3 बार से तो जिता रही है, और इस बार क्यों जिताएगी? ऐसा मतलब उनके क्या काम है, बताइए थोड़ा दर्शकों को भी। लगातार वो काम कर रहे हैं। एक हम्म। देश के सदन में क्षेत्रीय प्रतिनिधि के हम्म। तौर पर, एक सांसद के तौर, जिस तरह का भूमिका अदा करना चाहिए उस तरह की भूमिका उन्होंने अदा किया है। आप देखे हैं, हाईवे का निर्माण उन्होंने करवाया। अभी अभी रक्सौल रेलवे स्टेशन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये हो रहा है, वो हो रहा है, सुगौली रेलवे स्टेशन हम्म। का हो रहा है। अभी आप देखे हैं, एक नया हाईवे एक्सप्रेस वे पास कर रही है। बेतिया में उतनी जाम की समस्या थी, उसमें कितने ओवर ब्रिज बनाए गए। लगातार वो किसी न किसी समस्या पर ही वो काम कर रहे हैं। तो एक प्रतिनिधि का जो जिम्मेदारी होना चाहिए, उसका निर्वहन वो अच्छे से कर रहे हैं। लोगों से, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट उनका जुड़ाव है। उनसे बात करने के लिए किसी कार्यकर्ताओं को किसी की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट जब चाहे लोग फोन लगा ले, बात कर ले, उनसे सीधा संपर्क करके उनके पास पहुंच जाए। ये ऐसी उनकी भूमिका है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन के जितने नेता घूम रहे हैं, हम्म। कभी उन्हें आपने देखा है किसी गांव में किसी गरीब की बहू बेटियों की शादी में जाते हुए, उनके यहाँ उनके दुख दर्द को बांटते हुए? ऐसा नहीं देखा है। तो जनता अब अपने बीच उपलब्ध रहने वाले लोगों को प्रतिनिधि बनाना चाहती है, हवा हवाई लोगों की नहीं। मतलब जिनका चुनाव के एंड मौके पर पैराशूट लैंडिंग हो गई, उसको जनता नकार देगी। जनता वैसे लोगों को नकार रही है। आप देख रहे हैं कि यही आकाश सिंह पिछले बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, हम्म। इस बार मोतिहारी की जनता ने नकार दिया, तो उन्हें महाराजगंज भागना पड़ा। फिर महाराजगंज से पता नहीं अगले साल कहाँ भागेंगे। हर साल इंडिया गठबंधन का यही हाल है, एक प्रत्याशी दूसरा बार उस जगह से इनका चुनाव नहीं लड़ता है। आप चारों तरफ देख लीजिए। देखिए, शिवहर में फैसल हम्म। अली थे पिछले बार उम्मीदवार, इस बार रितु जायसवाल आ जी। गई, अगले बार कौन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इनका यही चाल और चरित्र है। अच्छा, एक धरा ऐसा भी है कि कहा जाता है राजनीति में कि 3 बार से जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो क्या जो पिछले बार वो बहुत ज्यादा मतलब मतों से जीते थे, तो इस बार जो जो विनिंग होगा, मार्जिन वो कम होगा या उससे ज्यादा होगा? आखिर वो हर इंटरव्यू में कह रहे हैं ज्यादा वोटों से जीतूंगा, पिछली बार से और ज्यादा। इस बार उनका मार्जिन सबसे ज्यादा अधिक होगा, क्योंकि इस बार वो चौका लगाएंगे जीत की। रही बात जो लोग कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की बात है, तो सीट पर हैं, सत्ताधारी दल के सांसद हैं, तो वर्तमान पद पर है, तो थोड़ा बहुत नाराजगी सभी लोगों को रहता है। आप ही अपने परिवार में है, बहुत ज्यादा व्यस्तता आपकी रहेगी, तो बहुत ज्यादा समय आप परिवार के सभी हम्म। सदस्यों के बीच नहीं देंगे। तो हो सकता है आपके घर में 5 सदस्य है, तो उसमें से 2 सदस्य नाराज हल्का फुल्का चलेंगे ही। तो इसी तरह का हाल हर परिवार में होता है। हमारे पश्चिमी चंपारण परिवार में भी यही हाल होगा। तो जो चुनाव आने तक समाप्त हो जाएंगे, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, और फिर ऐतिहासिक मतों से संजय जायसवाल इस बार सांसद बनेंगे। चलिए थोड़ा केंद्र की राजनीति की ओर रुख करती हूँ। पिछली बार बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी, लेकिन बहुत सारे सर्वे जो है सी वोटर, चाणक्य, ये सब के दिखा रहे हैं कि इस बार जिनकी टैली जो है मतलब घटेगी 35, मतलब अमूमन एवरेज जो हो रहा है वो 35 का हो रहा है। तो क्या लगता है इस बार, मतलब ये लोग तो कह रहे हैं 40 में 40, लेकिन जो भी सर्वे आ रहे हैं वो 35 या 37 मतलब दिखा रहा है कि महागठबंधन को 5 सीटें जा सकती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? हर बार चैनल दिखाती है। चैनल, जिस तरह से हम लोगों का काम है जनता के बीच में जाकर के जनता को
हाथ जोड़ना, उनसे आशीर्वाद मांगना। उसी तरह से आप पत्रकारों का काम है जा करके सर्वे करना, कुछ ना कुछ लोगों से बुलवाना, सुनना, और फिर उसको छानबीन करके फिल्टराइज करके हम लोग के बीच में रखेंगे। पिछले बार भी आप लोगों ने कहा था कि महागठबंधन जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन आया कितना? 1 सीट आया। ठीक उसी तरह से आप लोग जिसे कह रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं 1 सीट आएगी, आएगी नहीं भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनडीए 40 में 40 सीटें जीत रही है। लोग मोदी जी के नाम पर पुनः अपना मैंडेट दे रहे हैं। एक बार पुनः सरकार में मोदी जी की सरकार देश में बनेगी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, जो महागठबंधन के मेन नेता है, कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। एक बात बताइए, तेजस्वी जी को पीएम बनना है? नहीं नहीं। बनना है। तेजस्वी जी को केंद्र में मंत्री नहीं बनना है। तेजस्वी जी अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 5-10 सांसद जीत जाए, वो दिल्ली में जाकर ब्लैकमेलिंग का कुछ खेल खेलेंगे, और ब्लैकमेल कर करके तरह तरह के हाथ कंडा अपना करके कुछ ना कुछ लोगों से जमीन अर्जित करेंगे, धन अर्जित करेंगे, और परिवार को आगे बढ़ाएंगे। उनके परिवार से देखिए इस बार चुनाव में कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक ही बहन उनकी देश की उच्च सदन की भी सदस्य रहती है, निचले सदन की सदस्यता के लिए भी दावेदारी कर दोनों देती है। बहन चुनावी मैदान में है फिर से। दोनों बहन चुनाव में एक किडनी दी, और बोली कि किडनी तो दे रहे हैं लेकिन आपको हमको टिकट देना होगा, सशर्त किडनी दी। ऐसा भी होता है क्या किसी परिवार में? नहीं वो तो कह होता रहे है। हैं, बेटी हो तो ऐसी हो। भाई बेटी हो तो ऐसी हो, ठीक है, तो बेटी आपकी बेटी थी, किडनी दिया, इसका क्या मतलब है कि उसके लिए इनको अब लोकसभा का उम्मीदवार बना देते हैं? यादव यादव समाज में और किसी का बेटा और बेटी है कि नहीं, है कि सिर्फ लालू यादव का बेटा बेटी ही है? जब पूरे बिहार भर के यादव समाज के लोग मतदान करता है राष्ट्रीय जनता दल को, तब बिहार भर के किसी भी यादव समाज की बेटा बेटी को आप लड़ा देते सारण सीट पर ना। लालू यादव की बेटी ही क्यों लड़ेगी? चिड़ैया वाले का भी बेटा बेटी राजनीति करने के लिए काबिल है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो ये बिहार की जनता है, वो चाहती थी कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य उतरे मैदान में। ये परिवार का डिसीजन नहीं है, कार्यकर्ताओं का डिसीजन है, बिहार की जनता का डिसीजन है। पार्टी की कमान लालू यादव के हाथ में है, तो सिंबल पर सिग्नेचर लालू यादव का होगा, तो वो लोग जो कहेंगे वही होगा। लेकिन बीच में जनता का नाम को फेंट दिया जाता है ताकि इन्हीं के नाम पर बरगलाया जा सके, लोगों को जो है मुल्ला फंसाया जा सके। ऐसा कोई बात नहीं है। कभी सुने हैं कि लोगों ने प्रदर्शन किया कि मीसा जी को ही उम्मीदवार बनाया जाए, रोहिणी आचार्य जी को ही उम्मीदवार बनाया जाए? कहीं ऐसा आपने नहीं सुना है। लेकिन आपने हमारे बक्सर में सुना होगा, लोगों ने प्रदर्शन किया था कि अश्विनी कुमार चौबे को ही प्रत्याशी बनाया जाए। सीतामढ़ी में सुना होगा कि देवेचंद ठाकुर को ही प्रत्याशी बनाया जाए। तो लोकतंत्र इसे कहते हैं। लोकतंत्र नहीं कहते हैं कि 10 सर्कुलर उन्हें बैठ करके फैसला कर लीजिए, कहिए कि ये जनता की फैसला है। जनता की फैसला जब यही था, तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया तेज प्रताप जी को? सारे जो बिहार की जनता तो मांग करती है तेज प्रताप जी को अपन नेता प्रतिपक्ष बनाइए, पार्टी की कमान तेज प्रताप जी को दीजिए। अब क्यों नहीं उन्हें देते हैं? वहीं पर तेज प्रताप जी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजा करते हैं। वहीं पर चंद्रशेखर जी गाली देते हैं भगवान राम को। इनके मंत्री जी लोग रामायण को, धार्मिक ग्रंथों को गाली देते हैं, उन्हीं के घर में पूजा होती है। तो ये सब इन लोगों का हथकंडा है, तरह तरह का हथकंडा है। बिहार की जनता को, खासकर यादव समाज के लोगों को मुल्ला फंसाया जा रहा है, बरगला रहे हैं। बरगला रहा है। कहने का मतलब, जो एक परिवार का डिसीजन वो जनता पर थोप दिया जाता है। बस ये एक परिवार का जो डिसीजन है वो जनता पर थोप दिया जाता है, कहा जाता है कि ये जनता की डिसीजन है। अच्छा, आप कह रहे हैं हथकंडा अपना रहे हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हथकंडा अपना रही है, कैसे भी करके सत्ता में आ जाए और संविधान जो है देश का उसको बदल दे। इसको क्या काफी ज्यादा मतलब एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, आज तक संविधान की एक भी बिंदु को उन्होंने बदलने का काम किया है? नहीं किया। इन लोगों का काम है लोगों को बरगलाना कि संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है, आरक्षण को खत्म कर दिया। आरक्षण को अगर जो खत्म कर दिया जाता तो 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है, ये कहाँ से दिया जाता? आरक्षण खत्म करने का मतलब है कि जो अभी तक लोगों को मिल रहा है उसको समाप्त कर दीजिए। लेकिन आरक्षण का मतलब ये नहीं ना होता है कि भाई जो मिल रहा है उसमें कुछ अतिरिक्त बढ़ा दिया जाए। अभी आपने देखा है मोदी जी ने अतिरिक्त आरक्षण देते हुए गरीब स्वर्णों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण के दायरा को बिहार में बढ़ाया गया है ना। अगर जो खत्म करने की साजिश होती तो बिहार के सदन में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमएलसी लोग विरोध करता कि नहीं करता? सभी ने सब सदन में जो है सर्वसम्मति से इन्हें समर्थन दिया था।
ये तो इनकी हथकंडा है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कि संविधान को खत्म कर दिया जा रहा है, आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है। आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है तो आज जनक चमार जी बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री, अपने जिला के कृष्णनंदन चचा कैबिनेट मंत्री हैं, ये लोग तो आरक्षण के नेता हैं। तो फिर जब खत्म करने की बात हो रही है तो ये लोग को मंत्री कैसे बनाया जा रहा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं अगर वो आएंगे सत्ता में तो आरक्षण की सीमा को और बढ़ाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है। राहुल गांधी ऐसे पहले नेता इस देश में जो विजन लेस है। उनके पास अभी तक जनता के लिए कोई माने ठोस नीतियां नहीं है। जनता के बीच में जुड़ने के लिए उनके पास, अब बताइए अभी तक वो दो दो भारत यात्रा पर निकले, एक भारत जोड़ो यात्रा, भारत एक भारत न्याय। जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन गांधी जी ने जिस यात्रा की शुरुआत की थी ऐतिहासिक धरती हमारे चंपारण की धरती से शुरुआत की, उन्होंने दोनों यात्रा में चंपारण को इग्नोर कर दिया, दरकिनार अवॉइड किया। कर दिया। तो उनके पास क्या विजन है आप इसी से समझ सकते हैं। चंपारण ऐतिहासिक धरती रही है, उन्हें तो अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से करना चाहिए। तो उनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है, वो विजन लेस हो गए हैं। अब तो उनकी 4 दिन की राजनीति है, उसके बाद जनता उन्हें नकार देगी तो ये वो एक नकारा नेता हो जाएंगे। अभी एक और जो पोजीशन जो कह रही है कि ये मुसलमान जो है इनको आरक्षण देना है, ठीक है। तो और बीजेपी नहीं चाहती है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए धर्म के आधार पर। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज पर अपना उसका स्टैंड क्लियर है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए बीजेपी का स्टैंड एकदम कुल मिलाकर के साफ है। मुसलमानों को तब आरक्षण दिया जाएगा जब मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। अभी तक मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक हैं। तो एक तरफ संविधान में नियम है कि आरक्षण में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, एक तरफ आप अल्पसंख्यक होने का लाभ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं। दोनों चीज तो एक साथ दोनों में। एक साथ नहीं होगा। ये लोग जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग जो भी लोग बरगला रहे हैं देश की जनता को, ये लोग सच्चाई रखना नहीं चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अभी तक मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक है। तो जब अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक लाभ आपको मिल रहा है, तो फिर आरक्षण की क्या बात आप करते हैं? धर्म के आधार पर तो यहाँ आरक्षण नहीं, नहीं यहाँ आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर आरक्षण है। उनमें भी तो जो ईबीसी है उनको आरक्षण है, उनमें भी तो जो महिला है उन्हें आरक्षण है ही है। तो आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? इस धर्म में, इस देश में तो एक ही धर्म है, सनातन। सनातन में सभी को आरक्षण मिल रहा है, तो दूसरा कौन सा धर्म है इस देश में? बड़ा बयान देते हैं तेजस्वी यादव की देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जो भी थल सेना के अध्यक्ष हैं वो सभी हिंदू। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। जब इस देश के उपराष्ट्रपति मुस्लिम थे आदरणीय हामिद अंसारी जी, हम्म। तब तो इन्होंने नहीं कहा कि इस देश के उपराष्ट्रपति मुस्लिम। जब इस देश के कानून मंत्री मुस्लिम थे तब तो इन्होंने नहीं कहा कि इस देश के कानून मंत्री मुस्लिम। इस देश में सभी लोगों को उचित सम्मान देते हुए सभी पदों पर बैठा है। जब जे एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे तब तो इन्होंने नहीं कहा कि इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर मुस्लिम लोग बैठा है, मुस्लिम का बेटा बैठा है। तो समय समय पर जनता जिसको मैंडेट देती है वही उस कुर्सी पर बैठते हैं। जाति देख करके जनता मैंडेट नहीं देती है, जनता फेस, चेहरा और नेता देख करके देती है। तेजस्वी जी को लोगों को बरगलाना है, तो उनके पास तो उस तरह का ज्ञान भी नहीं है जो बरगलाएं। वो तो 9वीं तक ही पढ़े हैं, 9वीं में पास भी नहीं कर पाए। तो 9वीं से आगे उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसके अलावा? यही ना बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं चिराग पासवान को जानकारी लेकर बात करनी चाहिए। चिराग पासवान की एक तरफ वो अपना टेबल लगा ले, एक तरफ चिराग जी का टेबल लगा ले। चिराग जी जिस तरह, चिराग पासवान भी एक राजनेता का बेटा है और तेजस्वी जी भी दो राजनेता नेत्री की बेटा है। वो पूर्व लेकिन मुख्यमंत्री। जिस तरह से चिराग पासवान जी ने पूरे देश में अपने आप को साबित किया है धरातल पर, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जिस तरह से उन्होंने जगह बनाया है, लालू जी को भगवान न करे ऐसा हो, लालू जी को सिर्फ मरने दीजिए, तेजस्वी जी को पता चल जाएगा उनके राजनीतिक वजूद क्या है। अभी तो पिता के छाया में ना राजनीति कर रहे हैं। गांव देहात में जो लोग कहता है कि फलना पिता के होटल में खा रहा है, वही अभी पिताजी के होटल में खा रहे हैं, लालू जी के होटल में। जिस रोज लालू जी नहीं रहेंगे उस रोज वो अपने आप को साबित करेंगे, तब लगेगा कि हाँ इन्होंने ये किया है। चिराग पासवान जी ने तो आदरणीय सरदेव रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया इस देश की राजनीति में। राजद की तरफ से कहा जाता है कि चिराग पासवान जो है, जो बीजेपी है उसके पपेट बन के रह गए हैं। देखिए कोई भी दल होता है तो गठबंधन धर्म का पालन करता है।
तो चिराग पासवान जी हमारे एनडीए के गठबंधन धर्म के साथी हैं, हम्म, तो वो उसका पालन करते हैं, और गठबंधन धर्म के नाते मेरा जो दायरा होगा मैं उतना ही कदम चलूंगा, तो दायरे से अधिक कोई नहीं चलता। अब तेजस्वी जी ही एक ऐसे नेता है, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी दल है जो गठबंधन धर्म में रहते हुए पीठ में छुरा नहीं घोंपती है, सीधा पेट में तलवार घोंप दिया करता है। पूर्णिया की तरफ आपका इशारा है। पूर्णिया कह लीजिए, बेगूसराय, आप कन्हैया कुमार जी का कन्हैया हाँ, कुमार जी इस देश के क्रांतिकारी राजनेता हैं। पिछले बार लड़े, जनता ने थोड़ी सी वोटों से उनको हरा दिया, इस बार आपने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? आप तो एक आदमी को आप धोखा थोड़ी देते हैं, बाप को, आप पिता को तो धोखा दिया ही दिया, बेटा को ही दिया। आपने देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता श्रद्धेय आपने शरद यादव जी को राज्यसभा में नहीं भेजा, कह करके भरोसा में लेकर के नहीं, बिल्कुल। उन्हें भी आपने धोखा दिया। और उनके बेटा हम्म। हमारे मित्र शांतनु यादव जी को भी आपने भरोसे में लेकर के विश्वासघात कर दिया। कोई ऐसा सगा है आप जिसे आपने दगा नहीं दिया है? एक बात और कही जा रही है कि जो तेजस्वी यादव है बिहार के एक चेहरे हैं, ठीक है। और इनको लेकर ये भी बातें कही जा रही है कि जो दूसरे नेता है जैसे कि कन्हैया कुमार है, फायर ब्रांड नेता है, उनकी पॉपुलैरिटी है, पढ़े लिखे हैं, और पप्पू यादव, तो कहीं ना कहीं जो लालू यादव परिवार है, चाहे वो लोग नहीं ऐसा चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा नेता उभरे जो तेजस्वी यादव के समकक्ष हो, इसलिए उन्हें इस बार भी टिकट नहीं दिया गया। मतलब वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोज तिवारी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और पूर्णिया में जो पप्पू यादव के साथ हुआ वो जग जाहिर है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को ऊपर रखने के लिए बिहार में बाकी जो भी नेता हैं उनके समकक्ष या जो उनको टक्कर दे सकते हैं फ्यूचर में, उनसे दूरी बनाई जा रही है? इस बात की डर है लालू जी को कि कहीं पढ़ा लिखा, धरातल पर पकड़ रखने वाला, देश की राजनीति में अच्छी पैठ बनाने वाला कहीं कोई व्यक्ति यहाँ से आगे नहीं बढ़ जाए, हमारा तेजस्वी कहीं एक बार पुनः फेल न कर जाए। इसलिए लोगों को भरोसे में रख करके उन्हें पेट में तलवार घोंपा जाता है। पीठ में अब छुरा घोंपने का ये लोग काम नहीं करता है, भरोसे में लेकर के पेट में तलवार घोंप दिया जाता है, गला में गला मिलने के बहाने, ताकि वो आगे नहीं जा सके। इन लोगों का मेन जो आज के डेट में कार्यशैली है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, ये अभी जैसे कि बीजेपी बोल रही है कि 400 प्लस इस बार, और लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि 400 प्लस नहीं, जो भी सीटें आएंगी 180 और ज्यादा से ज्यादा 200। तो फिर क्या कहना चाहते हैं, 400 प्लस इस बार, या इस बार एक जो विपक्ष बोल रहा है 180 200? ठीक ही बोल रहा है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष तो कभी 150 से आगे बढ़ा ही नहीं। खुद राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस या कांग्रेस के घटक दल कभी 100 से 150 से आगे बढ़े ही नहीं, तो वो तो ठीक ही अपने आप को करा, हम 180 में ही सिमट जाएंगे। वो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, एनडीए के बारे में बोल रहे नहीं, हैं। बीजेपी देश की जनता तो अपना प्यार और आशीर्वाद लुटा रही है, तो इस बार 400 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। वो तो आपको दिख ही रहा है लहर देश में, तो इसमें कुछ कहना है? अच्छा, अब आते हैं आपकी पार्टी पर। जैसे कि आपकी पार्टी है आरएलजेपी, इनको एनडीए में एक भी सीट नहीं मिली, और इसके बाद ऐसा कहा गया कि इनको महागठबंधन की तरफ से ऑफर भी हुआ कि आप आइए, और लेकिन तभी भी एनडीए में बने हुए हैं। तो क्या लगता है इस पर आपको कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? खबरें थी कि मतलब जो ये एलजेपी जो है इनकी, पशुपति पारस की, वो महागठबंधन के साथ चली जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं था, अफवाह था पूरे राजनीतिक गलियारों में। हमारे नेता तो थोड़ा शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, लेकिन नाइंसाफी हो गई। और गठबंधन धर्म का पालन करना था, इस वजह से आदरणीय मोदी जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें बोला कि आपको चुनाव के बाद सरकार गठन में सम्मान दिया जाएगा, आपकी पार्टी बरकरार रहेगी, आप लोग मदद कीजिए, एनडीए को जिताइए। उसी के तहत हम लोग को आदेश हुआ कि आप लोग जी जान से लग जाइए, बिहार में एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनानी है। और सरकार बनते ही हम लोग को सम्मान, जो पूर्व की तरह जो सम्मान था वो सम्मान हम लोग का बरकरार रहेगा। हमारी पार्टी एनडीए से बाहर कभी नहीं थी, और नहीं राजद जदयू, नहीं राजद कांग्रेस का कोई ऑफर है पड़ता है, ये सब सिर्फ अफवाह। अफवाह था, कयास था। ये भी कहा गया कि चिराग पासवान की वजह से इनको सीटें नहीं मिली। ऐसी बात कोई नहीं थी। जब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से एनडीए के साथ थी, तो चिराग पासवान का बात कहाँ था? चिराग पासवान तो बाद में ना आए हैं, अतिरिक्त आए, वो तो सरकार में नहीं थे, वो तो सिर्फ बाहर से थे। हमारी दल तो सरकार में थी ना, हमारे नेता कैबिनेट मंत्री थे भारत सरकार में। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसी बात बनी जो उन्हें इस्तीफा करना पड़ा। शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हो चले थे, बहुत ज्यादा दौड़ा करने में सक्षम नहीं थे, तो उन्हें इस्तीफा करना पड़ा। लेकिन मोदी जी ने फिर भी उन्हें नहीं बैठने दिया। मोदी जी कहे कि हम आपके स्वास्थ्य का जो है पुरजोर ख्याल रखेंगे, लेकिन आपको रहना है। तब वो अपना चुनावी दौड़ा स्टार्ट कर दिया, पूरे देश में नित्य दिन उनकी दौड़ा हो रही है, मोदी जी के साथ है,
जेपी नड्डा जी के साथ हैं, हर जगह जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, पूरे देश में विभिन्न राज्यों में उनका दौरा हो रहा है। इस तरह की बात नहीं थी। जो लोग कह रहे हैं ये सिर्फ अफवाह है। गठबंधन धर्म का पालन एकदम पूरी तरीके से कर रहे हैं। हो रहा है। हमारे नेता तो अभी एनडीए के साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम लोग भी, जितने भी दल के पदधारक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंदन कुमार झा, जो बता रहे हैं कि जो पश्चिम चंपारण की सीट है वहां से जो चौका है वो संजय जायसवाल लगाएंगे, एनडीए के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार है मदन मोहन तिवारी, वो रेस में कहीं भी नहीं है। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस बार जो एनडीए है वो देश में 400 प्लस का आंकड़ा पार करेगी, और जो विपक्ष के द्वारा नैरेटिव फैलाया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति, ये सब सिर्फ बरगलाने के लिए है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ईएनटी ऑल न्यूज। नमस्कार।